स्थलमंडल की हमारी सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। आइए बात करते हैं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देखते हैं। हेकला और लॉकी कहाँ पर स्थित है? आइसलैंड में। एंटिलीज और एजोर्स, उत्तरी अटलांटिक महासागर। सेंट हेलेना, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अजोस डेल सलाडो, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। कोटोपैक्सी और पोपो कैटेपिटल, इक्वाडोर। एटना, सिसिली द्वीप, इटली। विसुवियस, नेपल्स की खाड़ी, इटली। माउंट पीली, मार्टिनिक द्वीप। माउंट ताल और पिनाटुब्बो, फिलीपींस। किलीमंजारो, तंजानिया। इजाफ जाला जोकुल, आइसलैंड। माउंट किनाबालू, मलेशिया। अलबुर्ज, ईरान। सबनकाया, पेरू। माउंट मेरापी, इंडोनेशिया। माउंट हेलेंस, यूएसए। अच्छा, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो विस्फोट से निकलने वाली गैसों का क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा कौन निकलती है, उससे कम, इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा H2O, जलवाष्प। फिर दूसरे नंबर पे CO2, फिर SO2, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अतिरिक्त और क्या क्या निकलता है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन के सल्फाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। सोलफ तारा क्या है? गंधक युक्त धुआं रे। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार क्यों नहीं होता? क्योंकि वो प्लेटों के किनारे स्थित नहीं है। भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश, तो अफ्रीका के कौन से देश हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र। यूरोप के स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस। और पश्चिमी एशिया के तुर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल। अगला है, काला सागर के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? इसकी ट्रिक है, तूवी रूरजा, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया। कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं कौन? इसकी ट्रिक है, तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान। अरल सागर के साथ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। लाल सागर के साथ मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, यमन, सऊदी अरब। मागरेब क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मैरिटानिया। फारस की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं ईरान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, UAE, सऊदी अरब। विक्टोरिया झील के साथ केन्या, युगांडा, तंजानिया। मृत सागर के साथ इजराइल, जॉर्डन, फिलीपींस। न्यासा या मलावी झील के साथ मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। कर्क रेखा देखते हैं, तो कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो देख लेते हैं पहले उत्तरी अमेरिका, फिर आपका अफ्रीका और फिर एशिया, ये महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका के कौन से देश हैं? मैक्सिको, बहामास। अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, मैरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र। एशिया में सऊदी अरब, UAE, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। मकर रेखा देखते हैं, तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश हैं? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और एक देश है ऑस्ट्रेलिया। उसी तरह से विश्व रेखा को देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका और एशिया में। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील।
अफ्रीका में साओ टोमे, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। अब हम लोग देखते हैं बहिर्जात बल। अंतर्जात बल देख लिया हम लोगों ने, अब बहिर्जात बल देखते हैं। तो बहिर्जात बल में दो तरह का बल होता काम करता है, अपक्षय और अपर्दन। तो अपक्षय का मतलब क्या होता है? जब चट्टानें अपनी ही जगह टूट फूट जाती हैं, वहीं पे पड़ी रहती हैं। और अपर्दन का मतलब क्या होता है? जब अपक्षयित पदार्थ किसी दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाते हैं। अब बहिर्जात बलों में पहला देखते हैं नदी, अर्थात बहते हुए जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। एक है, पहली है वी आकार की घाटी। तो ये दो प्रकार की होती है, एक गार्ज अर्थात कंदरा, और दूसरी कैनियन। कैनियन क्या है? गार्ज का ही बड़ा रूप है। फिर है जलप्रपात व क्षिप्रिका। तो जलप्रपात तो हम लोग जानते हैं, जो क्षिप्रिका होती है तो क्षिप्रिका की ऊंचाई जलप्रपात से कम होती है, ये भी वाटरफॉल की तरह ही काम करता है। फिर है जलोढ़ शंकु, एलुवियल कोन। तो नदी का वेग कम होने की वजह से अवसादों का जमाव नीचे होता रहता है, तो उसी वजह से जलोढ़ शंकु बनते हैं। ठीक है, तो विभिन्न जलोढ़ शंकु के मिलने से बना क्षेत्र क्या कहलाता है? भावर। यही जलोढ़ शंकु जब दूर दूर तक फैले होते हैं तो कौन सी आकृति बनती है? जलोढ़ पंख। और विभिन्न जलोढ़ पंखों के मिलने से बना क्षेत्र गिरिपद या तराई। और कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं नदी जल के द्वारा? नदी विसर्प या मिनांडर, जैसे सांप जैसी आकृति बन जाती है वो। गोखुर या छाड़न झील, ऑक्सबो लेक। तो यही नदी विसर्प जब कहीं बीच से टूट जाता है तो अलग हो जाता है, एक हिस्सा मुड़ा हुआ, तो वही गोखुर या छाड़न झील कहलाती है। तटबंध या लीप्स, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। कुछ डेल्टा देख लेते हैं, जैसे नील और गंगा नदी का डेल्टा कैसा है? चापाकार। मिसिसिपी और मिसौरी का डेल्टा पंजाकार। नर्मदा और ताप्ती का एस्चुरी। एब्रो और टाइबर का दुमाकृतिक वृक्षाकार। अब भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन सी होती हैं, तो ये देख लेते हैं। तो जो भूमिगत जल से बनती हैं आकृतियाँ उनको कार्स्ट स्थलाकृतियाँ भी कहते हैं। तो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ देख लेते हैं? लैपीज या क्लिंट, घोलरंध्र, कंदरा, अंधी घाटी, टेरारोसा और अहम्स। तो इसको इस तरह से एक ट्रिक मैंने बनाई थी, एलजी का एटीएम, इससे याद कर सकते हैं हम लोग। घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह जब ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, जब लगातार घुलता रहता है, ऊपरी सतह जब ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी तो कौन सी आकृति बनती है? लैपीज या क्लिंट। और घुलन क्रिया के कारण सतह पर जब छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं तब क्या होता है? कौन सी आकृति बनती है? घोलरंध्र। और यही बड़े जब घोलरंध्र बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? डोलाइन। कंदरा क्या होता है? तो कंदरा को देखिए कि जैसे एक पूरा पार्ट है ज़मीन का, तो ये उसका ऊपरी हिस्सा हो गया और ये उसका निचला हिस्सा हो गया। बीच में ये वाली जो जगह है ये खाली है। तो अब क्या होता है कि ऊपर से पानी टपकता रहता है, टप 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 करके पानी टपकता रहता है। अब जैसे पानी में मान लो चूने का घोल है, चूना भी मिला हुआ है, तो जब बार बार टपकेगा तो यही चूने का जमाव होता रहता है ऊपर से। ठीक, तो उसी तरह से नीचे भी पानी रहता है तो नीचे से भी चूने का जमाव इस तरह से होता रहता है। ठीक, तो अब कंदरा तो हो गया, ये बीच वाला हिस्सा जो है वो कंदरा कहलाता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब ये चूने का जमाव नीचे वाला और ऊपर वाला मिलने लगता है तो उसको उसकी वजह से कौन सी आकृति बनती है ये देखते हैं। तो जैसे जो ऊपर से पानी टपकता है जिस कारण चूने का जमाव होता है उसको क्या कहते हैं? स्टैलेक्टाइट। और नीचे चूने के जमाव को स्टैलेगमाइट। और यही दोनों जब जमाव धीरे 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 करके मिल जाते हैं तो मिलने के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ। अंधी घाटी देखते हैं, अंधी घाटी क्या होती है? तो सतह पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें क्या होता है? नदी का जल रिसते हुए नीचे चला जाता है, और जब नीचे चला गया जल तो फिर आगे पानी कम हो जाता है, तो आगे वाली घाटी शुष्क हो जाती है और पीछे वाली घाटी अंधी घाटी बन जाती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता पानी कहाँ चला गया। कभी कभी वर्षा का जल
चट्टानों के कुछ भाग को घुलाकर नीचे ले जाता है, जिस कारण ऊपरी सतह पर मिट्टी की परत, एक परत सी बन जाती है। तो ऐसे में जो बनने वाली आकृति है उसको क्या कहते हैं? टेरा रोसा। चूना पत्थर चट्टानों के घुलने के बाद एक अघुलनशील चट्टान सामने आ जाती है, ठीक, जो सिलिका प्रधान होती है। तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? हम्स। अब देखते हैं हम लोग सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो जब समुद्र तट बिल्कुल खड़ा होता है इस तरह से, तो उसको क्या कहते हैं? कोस्टल क्लिफ। ठीक है। अब इसी खड़े तट पर जगह जगह दरारें होती हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? वो दरारें जब बड़ी हो जाती हैं तो उनको क्या कहते हैं? कोस्टल केव्स। और यही केव्स, जब कई सारी केव्स होती हैं बगल बगल होंगी, तो यही केव्स मिलकर एक मेहराब जैसे बना देती हैं ऐसे करके, ठीक, मेहराब जैसे बना देती हैं। अब मेहराब अगर टूट गया, ये वाला भाग अगर टूट गया ऊपर का, पानी की वजह से, पानी की लहरें मारती हैं इसको, तो अगर ये वाला भाग टूट गया तो फिर ये ऐसा हो जाएगा सीधा। तो अब ये कैसा दिखेगा? मेहराब टूटने के बाद बच्चा जो स्तंभ की तरह दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? स्टैक। ठीक, ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तटीय भागों में बालू और बजरी आदि का अस्थायी जमा हो जाता है, उससे जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? पुलीन या बीच। अगला है, निक्षेप के कारण बने कटक या बांध को क्या कहते हैं? रोधिका या बार्स। तो जब ये रोधिका या बार्स जो है, जब तट से दूर, कहीं तट से दूर बने होते हैं और तट के समानांतर होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? अपतट रोधिका। और जब ये किसी द्वीप के चारों तरफ फैले हों, जैसे ये मान लो द्वीप है और चारों तरफ इस तरह से ये रोधिका बन गई, इसको क्या कहते हैं? लूप रोधिका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब संयोजक रोधिका देख लेते हैं और लैगून देख लेते हैं कैसे बनती है। तो जैसे ही मान लीजिए ये स्थल है और बीच में ये वही केप्स वाला भाग था, कोस्टल केप्स इस तरह से बना हुआ था। और हुआ क्या कि इस केप्स को यहाँ पे जो जमाव हुआ, उसने जमाव ने बंद कर दिया। ठीक, तो ये जो ये बंद हो गया हिस्सा, ये वाले हिस्से को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संयोजक रोधिका। अब ये केप से भर गया पानी, तो अब ये पानी समुद्र से अलग हो गया, तो इसको कहते हैं लैगून, लैगून झील। भारत में लैगून झील के उदाहरण कौन कौन से हैं? चिलिका, पुलिकट, वेम्बनाड। तट से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को क्या कहते हैं? टोम्बोले। अब कुछ तट रेखाएं देख लेते हैं, जैसे नॉर्वे का तट, फियोर्ड तट, उत्तरी सह्याद्री, रिया तट, यूगोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, डॉल्मेशियन तट, बाल्टिक तट, एहेफा, गुजरात का काठियावाड़, निर्गत समुद्र तट। अब आते हैं हिमानी या ग्लेशियर के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों पे। तो कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। तो यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, अरैत, हॉर्न। ठीक, तो यू आकार की घाटी इस तरह से बनती है जब भाई ग्लेशियर बहते रहते हैं तो अपने नीचे कटाव करते रहते हैं, तो उसी की वजह से ये यू आकार की घाटी बन जाती है। ठीक, तो अब देखते हैं ये सर्क, अरैत और हॉर्न क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई स्थल है, ठीक, तो हुआ क्या कि यहाँ से जो जलोढ़ बह रहे थे, सॉरी हिमानी जो बह रहे थे, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कटाव करके ये गुफा टाइप का बना दिया, इसको कहते हैं सर्क। और इस स्थल का ये जो नुकीला भाग होता है बीच में, इसको कहते हैं अरैत, और इसके टॉप को कहते हैं हॉर्न। आगे बढ़ते हैं। नूनाटक क्या होता है? तो कभी कभी हिमाच्छादन के बावजूद भी कुछ चट्टानें ऊपर निकली रहती हैं, जैसे कोई चट्टान के ऊपर बार बार बर्फ पड़ रही है, वो ढक जाती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चट्टानें दिखती रहती हैं ऊपर, तो उसी को क्या कहते हैं? नूनाटक। भेड़शिला, तो हिमानी के रास्ते में, जैसे हिमानी बह रही है तो हिमानी के रास्ते में जब कोई चट्टान आती है तो हिमानी उस पर चढ़ते हुए निकलती है, तो जब चढ़ती है
तो चढ़ती है तो धीरे धीरे चढ़ती है, ऊंचाई में चढ़ना है ना उसको, तो धीरे धीरे चढ़ती है। तो आराम से जब चढ़ती है तो धीरे धीरे घर्षण होता है, तो वो चढ़ने वाली साइड पे क्या होता है, चिकना बना देती है। और जब उतरती है तो ढाल मिलता है उसको, तो तेज़ी से एकदम भड़बड़ 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 करते हुए उतरती है तेज़ी से। तो जब तेज़ी से उतरती है तो वहाँ पे क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ बना देती है उस क्षेत्र को, उतरने वाले एरिया को। तो फिर दूर से देखने पर ये कैसा लगता है, भेड़ की पीठ जैसा। आगे बढ़ते हैं। फिर है हिमोड़ या मोरेन। ये क्या होता है, ये भी हिमानी अवसादों का जमाव है। ड्रमलिन, ये गुंबदाकार जमाव है, वो ड्रमलिन कहते हैं। अवक्षेप मैदान या आउटवॉश प्लेन, इसमें क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी जो कगारें होती हैं उसको क्या कहते हैं, एस्कर। केम, कैटल, हमक इसी मैदान के भाग हैं। हिमरेखा क्या होती है, पर्वत और ध्रुवीय प्रदेशों की वह रेखा जिसके ऊपर साल भर बर्फ जमा रहती है। तो हिमरेखा की ऊंचाई कैसे मेजर की जाती है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जब जाएंगे हम लोग, तो ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होगा कि हिमरेखा की ऊंचाई घटती जाती है, क्योंकि ध्रुवों की तरफ जैसे जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा, तो हिमरेखा हमें नीचे ही मिल जाती है। अच्छा, कहाँ पर हिमरेखा समुद्र तल के बराबर होती है, ध्रुवों पर। अब देखते हैं, काराकोरम श्रेणी में स्थित जो हिमनद है उनका पूरब से पश्चिम क्रम देखते हैं। ठीक है, रीमो, ससाइमी, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, इस्कामिर, हिस्पार, चोंगोलुंगमा और बाटूरा। ये इसकी ट्रिक है। रिसासी, बॉबी बीर, हिचोबा। उत्तराखंड के जो हिमनद है उनका पूरब से पश्चिम क्रम क्या है, पिंडारी, मिलाम, चौराबाड़ी, गंगोत्री, यमुनोत्री। सोनापानी हिमनद कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। जेमू हिमनद सिक्किम में। अब पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ देख लेते हैं। पहला है ब्लो आउट, जिसे वातगर्त कहते हैं। तो हवाएं जब रेत को उड़ा कर ले जाती हैं तो उस जगह पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। यही गड्ढे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें वातगर्त या ब्लो आउट कहा जाता है। छत्रक शिला या गारा, तो चट्टानों के निचले भाग में अधिक कटाव के कारण चट्टानें कुकुरमुत्ता के जैसी दिखने लगती है। तो होता क्या है कि जैसे कोई चट्टान है तो हवाएं तो नीचे नीचे चलेंगी अगर, तो जब नीचे नीचे चलती हैं हवाएं तो निचले भाग को ज़्यादा काटती हैं, ऊपरी भाग को कम काटती हैं, तो कुकुरमुत्ता जैसी दिखने लगती है चट्टान। तो उसी को छत्रक शिला या गारा कहते हैं। जीवजन, तो जैसे मान लीजिए हवाएं किसी पर्टिकुलर एरिया में चल रही है, वहाँ पे कई प्रकार की चट्टान है, पहले ठोस है फिर मुलायम है, फिर ठोस है फिर मुलायम है। तो जहाँ पर कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप में फैली होती हैं वहाँ पर दवातनुमा आकृति बन जाती है इस तरह की। उसी को जीवजन कहते हैं। कैसे, मान लीजिए ये कठोर चट्टान है तो इसको उसने कम काटा, ये मुलायम चट्टान थी तो इसको ज़्यादा काट दिया, फिर कठोर चट्टान है तो फिर इसको कम काटी, तो ये बीच में ज़्यादा गहरा हो गया, तो ये दवातनुमा दिखने लगा, जिसको जीवजन कहा जाता है। यार्डंग क्या है, जीवजन का बड़ा आकार। इंसेल वर्ग या गुंबदाकार टीला, तो कटने छटने के बाद भी चट्टानों का कुछ हिस्सा बचा रह जाता है जो गुंबद जैसा दिखता है, उसी को इंसेल वर्ग या गुंबदाकार टीला कहते हैं। ड्राई कांटर, चट्टानें जब घिस कर चिकनी और तिकोनी हो जाती हैं तो ड्राई कांटर कहलाती हैं। जालीदार शिला, तो चट्टानों में जब छोटे 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 छेद हो जाते हैं तो वही जालीदार शिला कहलाती है। बरखान, बालुका स्तूप और अर्धचंद्राकार टीला। ठीक, ये क्या होता है, ये इस तरह से बनता है, इस तरह से, इसको बरखान कहते हैं। ये बालू का, ये स्तूप ही है, मतलब बालू का जमा हुआ है, तो इसको बरखान, बालू का स्तूप या अर्धचंद्राकार टीला कहते हैं। फिर लोयस का मैदान, हवाओं द्वारा निर्मित मैदान होता है। पेडिमेंट, किसी पर्वत, पठार या इंसेल वर्ग का पादीय क्षेत्र, जो नीचे वाला भाग होता है, जैसे ये पर्वत है तो ये वाला जो इलाका है तो यहाँ पे पेडिमेंट बनता है। ठीक, अगला है प्लाया, तो मरुस्थल की अंतः प्रभावित नदियाँ वर्षा के बाद अस्थायी झीलें बना लेती हैं जिन्हें प्लाया कहा जाता है। खारे जल के प्लाया को क्या कहा जाता है, सेलिनास। बजादा, पेडिमेंट के नीचे वाला भाग बजादा कहलाता है। तो इसी के साथ हमारा जो है स्थलमंडल वाला भाग खत्म हुआ। स्थलमंडल के जितने मतलब फैक्ट हैं वो हम लोग खत्म कर लिए हैं जितने प्रीलिम्स में आ सकते थे। ओके, थैंक यू।